ओके। तो अगर कल का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो कल हमने बात की थी माइक्रोस्कोप्स के बारे में, जहाँ पे हमने सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन के बारे में बात की थी। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स लार्जर एन ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इट इज़ कंपेयर्ड टू द एक्चुअल साइज। सो लेट्स से इफ द एक्चुअल साइज इज 5 एंड द इमेज साइज इज 50, द मैग्निफिकेशन इज 10 टाइम्स। इसलिए मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। रेजोल्यूशन अब उस एबिलिटी को कहते हैं बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स जो क्लोज टुगेदर रखे हुए हैं, एज टेलिंग देम दैट दीज टू पॉइंट्स आर सेपरेटली प्लेस्ड। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा डिटेल, इनर डिटेल किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्गेनेल में हमें मिलती है। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने से, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स पे जाने से पहले उसे इस्तेमाल करना सीखना होता है। तो उसमें माइक्रोस्कोप की कैलिब्रेशन आती है। कैलिब्रेशन के लिए आईपीस ग्रेटिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट के लिए आईपीस ग्रेटिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसकी कैलिब्रेशन के लिए स्टेज माइक्रोमीटर को यूज किया जाता है। वो इस तरीके से कि अगर हमें पता है कि इतना पार्ट 0.1 मिलीमीटर है जिसमें 50 डिविजन्स ऑफ द आईपीस ग्रेटिक्यूल आते हैं, सो हाउ मच मिलीमीटर्स वुड इक्वल टू वन डिवीजन ऑफ द आईपीस ग्रेटिक्यूल। और फिर मेजरमेंट किसी भी सेल की लेके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस सेल का डायमीटर, विड्थ, हाइट, वट जो भी हम निकाल रहे हैं वो निकाल सकते हैं। माइक्रोस्कोप ही हम टाइप्स में आए तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट, विजिबल लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट है उसका इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करती है जिनकी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। लेकिन वो एक्सपेंसिव भी होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन कम होता है, सस्ता भी होता है, इजी टू यूज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर डिफिकल्ट टू यूज एंड ओनली अ डेड स्पेसिमेन कैन बी यूज्ड। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइव स्पेसिमेन भी यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम चैम्बर का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनेल्स, सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल की बात की, और वो था सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस और तीन इसमें जो लेयर्स आती हैं उसकी बात करके उसके फंक्शन पे हमने क्लास को कल एंड किया था। अब आज जो हम ऑर्गेनेल्स की बात करने जा रहे हैं, ऑर्गेनेल्स बहुत सारे हैं, एक एक करके हम देखते जाएंगे। आज सबसे पहले जो हम देखेंगे उस ऑर्गेनेल का नाम है माइक्रोविलाई। अब ये जो माइक्रोविलाई है ना, ये माइक्रोविलाए असल में होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत सिलिया के बारे में कि वो आपकी ट्रीकिया की थोड़ी बहुत लाइनिंग में होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा था ओ लेवल में। जी। बिल्कुल सही। तो ये अच्छी बात है, ये समझाने में आसानी हो जाएगी। जो सिलिया होता है आपकी ट्रेकिया में, वो असल में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जिस तरीके से बाल होते हैं उसी तरीके का शेप सिलिया का होता है। तो वो क्या करते हैं कि जब ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में म्यूकस इन सिलिया के ऊपर रखा हुआ होता है। अब जब ट्रेकिया के थ्रू आप ब्रीथ करते हैं, इसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो इस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और फिर सिलिया क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। और जब वो मूव करता है तो वो जो म्यूकस है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हुए हुए थे, जो कि एयर से आए थे, जो हमने ब्रीथ इन की, उसी म्यूकस को वो बैक ऑफ द थ्रोट में ले जाता है और फिर हम उसको गल्प इन कर लेते हैं। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम कोई भी एयर ब्रीथ इन करते हैं ना, तो वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए जाती है। और उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रीकिया भी आता है। तो ट्रीकिया के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। इस ट्रेकिया में सिलिया होते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इस सिलिया के ऊपर म्यूकस भी होता है। अब हेयर में कोई भी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अगर अननेसेसरी है, जैसे डस्ट हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये म्यूकस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। और फिर ये सिलिया मूव करते हैं। इनको मूव भी बोला जाता है, या इनके लिए एक और स्पेशल वर्ड है वॉफ्ट। ये वॉर्फ करते हैं जिसकी वजह से म्यूकस मूव कर जाता है ट्रेकिया में से, और ये थ्रोट के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है। जब ये थ्रोट के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है तो हम इसको सिंपली गल्प डाउन करके ये हमारे स्टमक में चला जाता है, और जो सारी अनयूजफुल ऑर्गेनिजम्स थे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जो माइक्रोविलाए है, उनका शेप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिलिया की तरह सिमिलर होता है। उनका जो
वो है फंक्शन वो अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट सेम है। अब इनका काम क्या है, मतलब ये जरूरी क्यों है हमारी बॉडी में, और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले ये जरूरी इसलिए है क्योंकि दे एक्ट एज एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। दे एक्ट एज एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, मतलब अगर एक सेल है, उसका सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे कुछ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही होंगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की एसेंशियली एक्सटेंशन के तौर पे काम करती है। मतलब लोग अज्यूम करते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन बस इतना ही है, नहीं, इसके ऊपर माइक्रोविलाई लगे हुए हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। इसीलिए हम इसको एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। So microvilli acts as extensions of the cell surface membrane. Now, why do we need microvilli? We need microvilli in order to increase the surface area, obviously, of the cell surface membrane. अच्छा, ये समझ आ गया कि माइक्रोविलाई हमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत इसलिए है ताकि अब्जॉर्प्शन हो सके। दिस इज वन ऑफ द यूजेस, मेन यूजेस ऑफ माइक्रोविला। अब इसको समझते हैं, इस यूज को समझते हैं। आपकी जो गट की जो लाइनिंग है, जो आपके इंटेस्टाइन्स में जो गट लाइनिंग होती है, उस गट की लाइनिंग में सेल्स होते हैं। मतलब लेट से ये आपका गट है, यहाँ पे इतने सारे सेल्स साइड पे फाउंड होते हैं। ये सारे सेल्स हैं जो मैं बॉक्सेस के तौर पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये सारे सेल्स का ये जो हिस्सा है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, वो हिस्सा जो कि फेस कर रहा है इस गट को, ये पूरी चीज गट है। तो द सेल सरफेस मेम्ब्रेन और पार्ट ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द गट लाइनिंग फेसिंग द गट, इनमें होते हैं माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई क्यों जरूरी होते हैं? जब गट के थ्रू फूड डाइजेस्ट हुआ हुआ जा रहा होता है, तो उसमें से कुछ चीजें हमें अब्जॉर्व करनी होती हैं। तो माइक्रोविलाई मदद करता है ऐसी चीजों को अब्जॉर्व करने के लिए। So they are finger-like structures which increase the surface area, allowing for absorption of digested food to take place. अब हमें ये तो पता है कि माइक्रोविलाए एक्सटेंशंस है सेल सर्फेस मेम्ब्रेन के, मतलब सेल सर्फेस मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं। लेकिन क्या ये हर सेल के सेल सर्फेस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं? नहीं, ये एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स पे ज्यादातर फाउंड होते हैं। ये है एपिथेलियल सेल्स। जो आपकी गट की लाइनिंग थी, जो मैंने बॉक्सेस से सेल्स ड्रॉ किए थे, उन्हें भी एपिथेलियल सेल्स ही कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स के जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, उसकी एक्सटेंशन में माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये एक और पॉइंट याद रखने का आ गया कि दे आर मोस्टली फाउंड ऑन एपिथेलियल सेल्स। माइक्रोविलाई में इससे ज्यादा और कुछ इस लेवल पे समझने का नहीं है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। कौन सा सेल सरफेस मेम्ब्रेन? एपिथेलियल सेल्स का। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है? ताकि डाइजेस्टिव फूड को अब्जॉर्ब करा जा सके। सिंपल सिंपल। अच्छा, अगला जो ऑर्गेनल है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आउट ऑफ हम जितने सारे पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। और ये है न्यूक्लियस। ये मैं स्टार भी लगा देता हूँ, ताकि ये आप जब रिवाइज करने बैठो तो ये आप सबसे ज्यादा जरूरी इस पे ध्यान दो। नाउ अ न्यूक्लियस फर्स्टली इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। अभी तक हमने जितने ऑर्गेनेल पढ़े हैं, आगे हम जितने पढ़ेंगे, ये सारे सेल के अंदर मिलते हैं। सेल के अंदर ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। सो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। अब एक न्यूक्लियस में चार चीजें आती हैं, और वो चार, इनफैक्ट तीन चीजें आती हैं, और वो तीन चीजें क्या हैं? A nucleus consists of number one, nuclear envelope. मैंने ये पहले बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना,
वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अराउंड एक मेम्ब्रेन होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, जीरो मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिन जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। वो तीन ऑर्गेनेल्स आपको याद है? जी। कौन से बता माइटोकॉन्ड्रिया, सकते हैं? राइबोसोम्स और न्यूक्लियस। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस सही है, राइबोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तीसरा जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेल है जो हमें पढ़ना है। तो ये तीन ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके। अब चीज अगली ये है कि हम इसको एनवेलप क्यों बोलते हैं। इसको एनवेलप जाहिर सी बात है हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ऑलराइट। अब इसमें एक छोटी सी डिटेल है जो कि बच्चे ऑफन भूल जाते हैं, जो कि काफी जरूरी है। और वो डिटेल क्या है? जब किसी भी न्यूक्लियस को आप देखेंगे, जैसे मैं ये सर्कल बना रहा हूँ, इसको अभी न्यूक्लियस समझना। इसके अराउंड, सॉरी, इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन आ गया, और इसके अराउंड दूसरा मेम्ब्रेन भी आ गया। ये जो सॉरी, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मेम्ब्रेन है ना, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द आउटर मेम्ब्रेन of the nuclear envelope is continuous with या connected with the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके एक या दो ऑर्गेनेल्स बाद आएगा जो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लो कि इट इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वाला मेम्ब्रेन? आउटर वाला मेम्ब्रेन, इनर वाला नहीं। तो द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ई आर लिखा। अच्छा, इस न्यूक्लियर एनवेलप की थोड़ी सी और फीचर्स भी हैं। वो ये है कि एनवेलप है ना, दो मेम्ब्रेन्स है। ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ पोर्स, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स भी कहा जाता है। द न्यूक्लियर एनवेलप, इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। द न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ पोर्स, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं। अब नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये वो एक मेम्ब्रेन है, ये वो दूसरी मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे थोड़े से गैप्स आ गए। तो ये होते हैं पोर्स इन द न्यूक्लियस और इन द न्यूक्लियर एनवेलप, इनफैक्ट जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स जरूरी क्यों है न्यूक्लियस के लिए? वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि न्यूक्लियस में से और न्यूक्लियस के बाहर कुछ चीजें जाना जरूरी है। सो देयर आर सम सब्सटेंसेस विच मस्ट पास इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और ये हम आगे जाके देखेंगे क्यों। सो न्यूक्लियर पोर्स अलाउ सब्सटेंसेस, जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन तो चलो पूरा सेल का है, सो इट अलाउ सब्सटेंसेस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। वैसे ही न्यूक्लियर पोर्स अलाउ सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस। So it allows substances to pass in and out of the nucleus। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जिसमें mRNA आता है, राइबोसोम्स आते हैं, और एटीपी आता है। mRNA एसेंशियली होता है जब आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। मतलब आपकी बॉडी में एक पूरा प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, प्रोटीन का प्रोसीजर है पूरा, कि प्रोटीन बनता किस तरीके से है, अमीनो एसिड्स कैसे काम आते हैं। ये आई बिलीव चैप्टर 4 में या चैप्टर 6 में। तो ये पूरा ही उसमें लिस्टेड है, और वहां पे हम mRNA के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए यू शुड अंडरस्टैंड कि mRNA सिर्फ कब काम आता है? जब प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही हो, जब प्रोटीन बन रहा हो तो mRNA यूज होता है।
अब राइबोसोम्स तो ऑलरेडी हमें पता ही है, और एटीपी जो आपके बॉडी का या आपके सेल का एनर्जी करेंसी है। मतलब लेट्स से कि आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, आप एक लॉन्ग माइल भाग के आए हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और जब वो टूटेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और उसी एनर्जी जो रिलीज हुई है आपकी बॉडी और आपकी सेल्स उसको यूज करके रिस्पायर करेगी, ग्रो करेगी, ऑक्सीजन डेट को खत्म करेगी। ये सारी चीजें जब हम एटीपी के बारे में बात करेंगे तब हम बात करेंगे। So it allows substances to pass in and out of the nucleus. Examples of substances include mRNA, ribosomes, and ATP. All right. अब जो दूसरी चीज थी which the nucleus consists of, एक तो हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरी चीज है क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम इन दोनों वर्ड्स को जरा समझते हैं। आपकी बॉडी में सेल्स हैं, आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और आपकी बॉडी में सेल्स हैं। अब जरा मैं डिटेल, मतलब मैं बॉडी से शुरू करके क्रोमोसोम्स तक ले जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम किस मतलब डिटेल से पास 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 थ्रू हो के जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी। बॉडी एक, आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये इनका शेप कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज हाउ अ क्रोमोसोम एसेंशियली लुक्स लाइक। आपकी बॉडी में ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब इसको मैं एक क्रोमोसोम बोल सकता हूँ, इसको मैं दो बोल सकता हूँ, और इसको मैं एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बोल सकता हूँ। आपकी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल। मतलब टोटल में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड टू क्रोमोसोम्स टुगेदर मेक अ पेयर। तो ये तो हमें समझ आ गया कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। वन क्रोमोसोम कैरीज वन डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी सेल उठा लो, 46 क्रोमोसोम्स, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी, एक्सेप्ट द गैमेट्स और द सेक्स सेल्स, मतलब स्पर्म सेल्स, एग सेल्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, और हमारे बाकी के सारे सेल्स डिप्लॉइड है। ये भी हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ। अच्छा, एक डीएनए मॉलिक्यूल, अगर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल को देखे ना, तो उन डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जीन्स होती हैं। Now, what are genes? Genes are essentially a string of nucleotide bases. मतलब अगर आप ये समझो कि आपका डीएनए मॉलिक्यूल पहले तो बनता किस तरीके से, ये जो ए सी जी और टी हैं, ये ऐसे चार न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। तो लेट्स से मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैंने A C C A T C G कोई भी रैंडम ऑर्डर ले लिया, और मैंने फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स भी यहाँ पे लिख दिए, T G G T A G और फिर C। ये हमने ओ लेवल में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। A ऑलवेज पेयर्स विद T, C ऑलवेज पेयर्स विद G। तो ऐसे करके हमारा एक ऐसा जीन बन गया। अब अगर मैं और ये लिखता जाऊंगा ना, A T T C G A ब्ला 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 वट एवर, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, तो ये जो इतनी लंबी सी स्ट्रिंग बनेगी ना न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की, इसको एक डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बात आपको समझ आई? जी। बिल्कुल बेहतरीन। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, और बहुत कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बना के एक जीन बनाते हैं। मतलब लेट्स से, एक सेकेंड, मैं कहता हूं कि ये हैं चार न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। क्या है ये? चार न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, क्योंकि 1 2 3 4 पेयर्स ये बनाते हैं एक जीन।
फिर मैं कहता हूँ कि 5 होंगे, वो बनाएंगे सेकेंड जीन। और फिर ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि एक डीएनए की मॉलिक्यूल में बनाते हैं। तो अगर हम ऑर्डर को समझना चाहें, हायरार्की को समझना चाहें, एक डीएनए मॉलिक्यूल में बहुत सारी जीन्स, एक जीन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। तो ये जो जीन्स होती हैं, ये जीन्स काम आती हैं जब आपकी बॉडी में प्रोटीन बन रहे हैं। ये पूरा एक अलग चैप्टर है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना है, आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम है। वन क्रोमोसोम कैरीज वन डीएनए मॉलिक्यूल। अ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स genes, many genes, and genes control cellular activities। मतलब आपके सेल में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं वो आपकी जीन्स की सीक्वेंस की वजह से है। कुछ लोगों में एक स्पेसिफिक जीन होता है, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे AGCT, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री TCG और A। किसी और की बॉडी में ना AGCT नहीं होगा, ACGT होगा। ये डिफरेंस देख रहे हो? दूसरे और तीसरे में GC नहीं है, यहाँ पे CG है। तो जाहिर सी बात है ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है ये भी चेंज हो जाएंगे। अब ये देखो, C और G यहाँ पे था, G और C यहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा जीन ही बदल गया। तो जीन जब बदलता है तो जो प्रोटीन उस जीन की मदद से बनती है वो भी बदल जाती है। और जब प्रोटीन बदलती है तो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब ये वाली जो जीन का पेयर जिस बंदे में था, ये वाला जो जीन जिस बंदे में था उसके ब्लैक हेयर होंगे, दूसरे बंदे में ब्राउन हेयर होंगे। तो जीन जो है वो आपके सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। वो ये कंट्रोल करती हैं कि आप दिखते कैसे हो, आपकी हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, आपकी दांतों का साइज क्या होगा, एनीथिंग यू कैन इमेजिन, वो जीन से कंट्रोल होते हैं। क्योंकि जीन प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन आपकी बॉडी को बनाते हैं। ऐसे याद रखो। तो क्योंकि जीन सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, और देखा जाए तो जीन्स तो क्रोमोसोम्स में ही होते हैं और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। दिस इज व्हाई वी से कि द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल। इस बात को समझाने का पूरा मकसद ये था, इस सेंटेंस को समझाने का। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल। Now you know it's not technically the nucleus which is controlling the cell, it's the genes which are controlling the cell. But just because the genes are found in the nucleus, so we say that the nucleus controls the cell. Okay, ये सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बस ऐसे ही रट लेते हैं एंड देन दे डोंट अंडरस्टैंड जब उनसे पूछो कि कैसे न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। तो भाई ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, सेलुलर एक्टिविटीज, ये पूरा एक सिस्टम है जो चलता है। ओके, एक मिनट दो भाई। नाउ व्हेन अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद अ पर्टिकुलर प्रोटीन, उस प्रोटीन का एक नाम भी है। लेकिन इफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कंबाइंड या मिक्स्ड विद दैट स्पेसिफिक प्रोटीन, तो उस डीएनए मॉलिक्यूल की कॉइलिंग हो जाती है। लेट मी राइट दिस डाउन फर्स्ट। व्हेन डीएनए इज कंबाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन का नाम है जिसके साथ डीएनए कंबाइन होते हैं। व्हेन डीएनए इज कंबाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, इट सुपर कॉइल्स, नॉट जस्ट कॉइल्स, इट सुपर कॉइल्स। इस बात को पूरा समझते हैं, टू फॉर्म क्रोमेटिन। हमने क्रोमोसोम समझ लिया था, अब क्रोमेटिन समझ रहे हैं। इस बात में लिखा ये है, ये तो हमें पता है कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल है। जब पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम मिक्स कर दें या कंबाइन कर दें, किस प्रोटीन के साथ? हिस्टोन प्रोटीन की। बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इसको मैं हाईलाइट भी इसलिए कर रहा हूँ। तो जब डीएनए को कंबाइन किया जाए हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो क्या होता है? आपने वायर का कॉइल देखा ही होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वायर है, उसको मैं अपने हाथ पे कॉइल 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 कर रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए पकड़ना आसान हो जाए। वायर का जो एक जमघट्टा होता है वो बने ना। आई एम जस्ट कॉइलिंग इट इन माई फिंगर, या मैं अपने हाथ में पूरे वायर को कॉइल कर रहा हूँ।
उसी तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल को कॉइल किया जाता है। कॉइल क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल बहुत 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 बड़ा होता है। इसमें इतने सारे जीन्स होते हैं, एक जीन्स में इतने सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। तो अगर उनको कंबाइन ना किया जाए तो सेल आपका इतना इतना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए डीएनए की साइज को छोटा करने की जरूरत है, और इसीलिए इसको सुपर कॉइल करने की जरूरत है। तो जब डीएनए को मिक्स किया जाए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, तो उसकी कॉइलिंग होती है, और फिर उसको क्रोमोसोम्स नहीं बोलते, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। सो बिफोर कॉइलिंग क्रोमोसोम्स, आफ्टर सुपर कॉइलिंग क्रोमेटिन। अच्छा, कभी कभी ना एग्जाम में ये अलाउ नहीं करते कि आप कंबाइंड ये वर्ड लिखो। वो बोलते हैं कि कंबाइंड अच्छा वर्ड नहीं है, आप कम्प्लेक्स लिखो। When DNA is complexed with histone proteins, it supercoils to form। क्योंकि एएस बायो में अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है, आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन उसमें टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, वो मार्क देगा ही नहीं, क्योंकि वो बोल्ड करे हुए होते हैं उन्होंने वर्ड्स, उसके बगैर मार्क मिलता ही नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने जरूरी हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स, एक हिस्टोन प्रोटीन्स, एक सुपर कॉइलिंग, और क्रोमेटिन। तो जब डीएनए को कॉम्प्लेक्स किया जाए स्टोन प्रोटीन्स के साथ, कॉइल करता है और क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाता है। ये हो गई दूसरी चीज, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन, जो किसी भी न्यूक्लियस में होता है। द थर्ड थिंग फाउंड इन अ न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस। नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लियोलस? द न्यूक्लियोलस इज एसेंशियली अ राउंड स्ट्रक्चर। स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस का। और न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो है राइबोसोम की सिंथेसिस यूजिंग डीएनए present on one or more chromosomes present in the nucleolus. Let's understand this. सबसे पहली क्लास में हमने एक लाइन लिखी थी, और वो क्या थी कि द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द सेल। मतलब जब आपकी सेल में, जो आपकी सारी बॉडी में सेल्स हैं, हर सेल में प्रोटीन बन रहा होता है। तो वो प्रोटीन सेल में बनता कहाँ पे? वो प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स के अंदर। लेकिन राइबोसोम को भी तो किसी को बनाना ही पड़ेगा। तो न्यूक्लियोलस जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की सिंथेसिस करना। अब सवाल ये है कि ये राइबोसोम की सिंथेसिस करता कैसे? ये करता ऐसे है, यूजिंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन वन और मोर क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियोलस। जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोलस फाउंड होता है, फिर उसके बाद डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स फाउंड होते हैं, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स भी होते हैं जो कि सुपर कॉइल करके उनको क्रोमेटिन भी बोला जाता है। और किसी भी सेल में 23 पेयर्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये 23 के 23 पेयर्स न्यूक्लियस में हो और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बाहर हो, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलस में भी एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होता है। होता वो पूरे के पूरे न्यूक्लियस में है, लेकिन बाहर नहीं, न्यूक्लियोलस के भी अंदर। कितने क्रोमोसोम्स? वन और मोर क्रोमोसोम्स, एक या एक से ज्यादा। तो मैंने ये न्यूक्लियोलस के अंदर भी कुछ क्रोमोसोम्स बना दिए। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियोलस में हैं, इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, उन जीन्स के जरिए राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। क्योंकि राइबोसोम भी तो एक प्रोटीन ही है ना। जीन्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम भी एक प्रोटीन है, तो वो भी कोई जीन बनाता है। कौन सा जीन? जो कि इस डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है।
जो कि उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है जो न्यूक्लियोलस में। इसको वापस से मैं रिपीट करता हूँ। ये रहा पूरा का पूरा न्यूक्लियस। 23 पेयर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 पेयर्स बाहर फाउंड है, 3 पेयर्स अंडर फाउंड है। अब ये जो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अंदर फाउंड है ना, इसमें से कोई एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक जीन होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी राइबोसोम को बनाने के लिए। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है। राइबोसोम सिंथेसिस यूजिंग द डीएनए प्रेजेंट ऑन वन और मोर क्रोमोसोम्स, जो कि कहाँ है, इन द न्यूक्लियस। अब एक राइबोसोम बनता किस तरीके से, बनता कहाँ है, ये तो देख लिया, बनता कैसे। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द सराउंडिंग्स ऑफ द कोर ऑफ द न्यूक्लियोलस। मतलब अगर ये जो न्यूक्लियोलस है इसको मैं जूम आउट जूम इन करके और बड़ा बना दूं बाहर की तरफ, तो ये न्यूक्लियोलस का एसेंशियली कोर होगा। तो राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, यहाँ पे कहीं बनते हैं। क्यों मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है इन द सराउंडिंग्स ऑफ द कोर ऑफ द न्यूक्लियोलस। कोर में नहीं बनते, सराउंडिंग्स ऑफ द कोर ऑफ द न्यूक्लियोलस बनते न्यूक्लियोलस में, कोर में नहीं बनते बस। अब ये जो असेंबली है राइबोसोम्स की, ये किस तरीके से होती है। दिस इज डन यूजिंग आर आर एन ए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स जॉइन टुगेदर। किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं तो उसमें चीजें लगती है ना, कोई भी खाना बनाते हो, मसाले चाहिए, पानी चाहिए, वट एवर वट एवर। राइबोसोम को बनाने के ये दो चीजें हैं जो इनको हम कंबाइन करते हैं और एक राइबोसोम बन के निकल आता है। कौन क्या है वो दो चीजें, पहली चीज है राइबोसोमल प्रोटीन्स और दूसरी चीज है आर आर एन ए। आर आर एन ए मतलब राइबोसोमल आर एन ए। अब आर एन ए डीएनए तो आपको पता ही है, राइबोसोमल आर एन ए मतलब वो आर एन ए जो राइबोसोम को बनाने के लिए कहाँ आते हैं। ऑल राइट, ये हमारी बात खत्म होती है न्यूक्लियस के बारे में। सो कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: द न्यूक्लियर एनवेलप, chromosomes with supercoil to form chromatin, the nucleolus, जहाँ पे राइबोसोम्स की असेंबली भी होती है। अच्छा, एक ऑर्गेनेल जो मैंने कहा था कि हम उसको बाद में पढ़ेंगे, वो है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ई आर भी बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ ये दिखता किस तरीके से, ताकि इसको याद रखना आसान हो। इस तरीके से दिखता है, सम वॉट लाइक दिस। ये जो चीज है ना, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से। इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लैटेंड टैक लाइक स्ट्रक्चर्स। अब इसको थोड़ा सा मैंने उसकी जो विथ है वो कम बना दी है, ये इस तरीके से होगा। दिस इज अ मच बेटर वन। तो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह लगता है। सैक द बोरी जो लोग उठाते हैं, इस तरीके का, स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एंड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड एज इन के उसको बिल्कुल नीचे फ्लैट कर दिया वो। तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, इनका एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसे कहते हैं सिस्टर्ने। इन्हें कहते हैं सिस्टर्ने। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी जरूरी है। सिस्टर्ने के, अब जरूर ये मतलब नहीं है सिस्टर्ने का कि ये एक सिस्टर्ने ये दूसरा, नहीं 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 नहीं। ये पूरी की पूरी चीज, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड अ सिस्टर्ने। इसमें 1 2 3 सिस्टर्ने कुछ नहीं है, जो ये है पूरी की पूरी चीज ही सिस्टर्ने है, बिकॉज दिस इज द फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। An endoplasmic reticulum is present in the cytoplasm of the cell.
अच्छा, सिस्टर्ने के अंदर केमिकल प्रोसेसेस भी किए जा सकते हैं। केमिकल प्रोसेसेस can take place inside the cisternae separated from the cytoplasm। अब ये जो चार वर्ड्स हैं ये बड़े जरूरी हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्यों मैं कह रहा हूँ ये जरूरी है? कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म तो आपने पढ़ा ही होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है। और 90 to 95% ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है यहाँ पे कि जो केमिकल प्रोसेस है वो सिस्टर्ने में हो रहा है और साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो प्रोसेसेस सिस्टर्ने में होते हैं ना, जो केमिकल प्रोसेसेस सिस्टर्ने में होते हैं, उनके लिए जो, सॉरी, उनके लिए जो कंडीशंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होती हैं। मतलब pH 2 pH 3, जस्ट एज एन एग्जांपल, ये आप लिख मत देना, लेकिन एसिडिक पीएच ये कंफर्म है कि सिस्टर्ने में केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो एसिडिक होता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, अगर लेट से मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे केमिकल प्रोसेस को हम साइटोप्लाज्म में कर देते हैं, मसला ये होगा कि अगर साइटोप्लाज्म को मैंने एसिडिक बना दिया ना, तो जो बाकी सारे रिएक्शंस होंगे जिनका ऑप्टिमम पीएच एसिडिक नहीं है, वो रुक जाएंगे, वो दे विल स्टॉप वर्किंग, जिसकी वजह से सेल ही बिल्कुल डेड हो जाएगा क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा होगा। इसीलिए ऐसे केमिकल प्रोसेस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने की जरूरत होती है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, since these types of chemical processes have an optimum pH which is acidic. So that's why they need to be separated from the rest of the, or separated from the cytoplasm. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। एक होता है RER और एक होता है SER। RER is rough endoplasmic reticulum, while SER is smooth endoplasmic reticulum. The only reason why this is called rough and this is called smooth is because rough ER के सिस्टर ने पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ ER का जो सिस्टर ने है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सिस्टर ने। कैसे? ऐसे कि ये पूरा का पूरा सिस्टर नहीं है ना, ऐसे ब्लैक डॉट्स के तौर पे ये माइक्रोस्कोप में हमें दिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये रफ ईआर है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है, इसके सिस्टर ने पे। तो कॉमन सेंस, स्मूथ ईआर, राइबोसोम्स, नॉट ऑन सिस्टर ने। अब रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर के बीच में जो विजिबल डिफरेंस है वो तो हमने देख लिया, लेकिन इन दोनों के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। रफ ईआर का फंक्शन क्या? रफ ईआर का फंक्शन है, अच्छा वेट, आप ये बता सकते हो, रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं और स्मूथ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए। रफ ईआर का फंक्शन क्या होगा? कीप इन माइंड कि राइबोसोम्स उसमें लगे हुए हैं, उसका फंक्शन क्या होगा रफ ईआर का? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही। दिस इज वाई इन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर चीजें अलग अलग लगी हुई हैं। इस पे राइबोसोम है, इस पे राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम्स हैं तभी इनका फंक्शन बन जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। बेहतरीन। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ऑब्वियसली एक दूसरे चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे जाके व्हेन वी टॉक अबाउट द गोल्जी बॉडी। इसके साथ पूरा लिंक्ड ऑफ ईयर। अभी के लिए व्हाट इज देयर फंक्शन, कोई पूछे? प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आपने बताया। इसके जो फंक्शंस हैं ये थोड़े ज्यादा हैं और थोड़े अलग तरीके के हैं, मतलब इतने सिंपल नहीं है। ये याद करने की भी है ऑब्वियसली।
इसका सबसे पहला फंक्शन जो है वो है लिपिड की सिंथेसिस। जो इसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे थे उसके जरिए लिपिड्स, जिन्हें फैट्स भी कहा जाता है, ये फैट्स प्रोड्यूस होते हैं, लिपिड की सिंथेसिस होती है। सेकंड फंक्शन, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसे क्यों होता है, बस ये याद रखने वाले फंक्शंस हैं। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन भी स्टोर होते हैं। और जो तीसरा और आखिरी फंक्शन है वो ये है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन अल्कोहल ब्रेकडाउन। ये अजीब लग रहा होगा अल्कोहल कहाँ से आ गया, बस ये है इनका फंक्शन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द अल्कोहल ब्रेकडाउन इन लिवर सेल्स, क्योंकि इनमें असल में केमिकल प्रोसेसेस इस तरीके के होते हैं कि फैट्स प्रोड्यूस होते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, और अल्कोहल को ब्रेक किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है। लिवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ ईआर होते हैं वो ही सिर्फ अल्कोहल को ब्रेक करते हैं, नॉट अदर सेल्स में जो स्मूथ ईआर होते हैं वो नहीं करते, ओनली लिवर सेल्स। राइट। अगला जो ऑर्गेनेल हमें देखना है वो है राइबोसोम। स्मूथ ईआर, रफ ईआर, पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे खत्म हो गया। ये एक पॉइंट है जो आगे जाके हम इस पे थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, अगला ऑर्गेनेल था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एटीएस भी हो सकते हैं और 70s भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने कल पूछा था, जो एस है इसे स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। सो जस्ट एज अ रिवीजन, स्वेडबर्ग यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने, कोई भी साइंटिस्ट हो, उन्होंने राइबोसोम्स को किसी सेल में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो और एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में स्पिन किया हुआ हो, उनको स्पिन किया हुआ हो सारे राइबोसोम्स को इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, तो द नंबर जो उनको मिलता है, 70 मिलता है, 80 मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली दे आर एबल टू सिंक टू द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। अगर वो जल्दी से सिंक कर जाते हैं तो 80s, अगर वो स्लोली सिंक करते हैं तो 70s। सो फास्टर सिंकिंग, हायर एस नंबर। 70 और 80 के अलावा और कोई नंबर नहीं होता, इट्स जस्ट टू नंबर्स। नाउ राइबोसोम्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दे हैव a large and small subunit। मतलब इसका शेप जो है कुछ इस तरीके का होता है, ये स्मॉल सब यूनिट और ये यहाँ पे लार्जर सब यूनिट। नॉर्मली अगर आप गूगल भी करके देख सकते हो राइबोसोम का स्ट्रक्चर, तो इट्स अ स्मॉल यूनिट एंड अ लार्जर सब यूनिट। ओके, तो इसके हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, इसके हमने टाइप्स की बात कर ली। इस तरीके से आप ये ऑर्गेनेल्स है ना, इनको याद रख सकते हो। हर किसी का कुछ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मतलब कुछ का, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर इनके टाइप्स हैं तो टाइप्स भी पता होना चाहिए, और तीसरा सबसे जरूरी, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका एक ही फंक्शन है, ऑब्वियसली, प्रोटीन सिंथेसिस की ये जगह है, इट्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्योंकि ये साइट है ना प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ये वो इकलौती जगह, इट इज द ओनली प्लेस वेयर द mRNA, द tRNA, amino acids and regulatory proteins all come together. It's the only, एक second, लेटरी प्रोटीन्स, इट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे ये चार चीजें, mRNA, tRNA, अमीनो एसिड्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है वो साथ में आते हैं। ये क्यों साथ में आते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का जो हम बाद में देखेंगे। ओके। जो हमारा, एक सेकेंड में देख लूँ, हाँ ओके, तो जो हमारा आज का आखिरी ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडी। ये मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये पॉइंट जो है ना एक्सप्लेन हो जाए।
नॉट द प्रोटीन सिंथेसिस पॉइंट बट द प्रोसेस का हिस्सा, कि प्रोटीन बनता किस तरीके से, हम अभी वो नहीं देखेंगे। हम देखेंगे प्रोटीन बनता तो सही है, अच्छा बन गया, उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। तो गोल्जी बॉडी इज द नेक्स्ट ऑर्गेनेल विच वील बी लुकिंग एट। इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, इसको गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है। इट्स अ वियर्ड नेम यस, बट दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस। नाउ a Golgi body का structure is simply stack of flattened stacks। ये लाइन थोड़ी सी रिपीटेटिव लग रही होगी क्योंकि हमने ये एक और जगह भी पढ़ी है जब हम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जी बॉडी बहुत बहुत ज्यादा, मैं सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर बोलूंगा। सेम क्यों नहीं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन बहुत सिमिलर है। कि ये ही इनका होता है स्ट्रक्चर, कि ये इस तरीके से आ गए। ये इनके फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वेट, इनका ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें ऑब्वियसली सिस्टर्नी कहते हैं। नाउ व्हाई इज इट नॉट कंप्लीटली द सेम एज अ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो आज का सबसे जरूरी टॉपिक है। प्रोसेस क्या? प्रोसेस ये है, अब इसको स्टोरी की तरह समझना, सही है? कोई भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उठा लो, एनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होंगे और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे। तो ये प्रोसेस का सबसे स्टेप वन है। वंस प्रोटीन्स आर synthesized by the ribosomes present on the rough endoplasmic reticulum, दे ट्रेवल। अब प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो चुके हैं राइबोसोम में, और राइबोसोम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने पे था। तो अब ये प्रोटीन जाएगा सिस्टरने के थ्रू। तो दे ट्रेवल थ्रू द सिस्टरने ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, और दे ट्रेवल थ्रू द सिस्टरने ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेंटेंस है ना, वंस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आगे है और वो हम उसी वक्त देखेंगे। अभी के लिए प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, they are by ribosomes present on the rough ER, they travel through the cisternae of the rough ER. अब when they are traveling through the cisternae of the rough ER, प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस होना शुरू होते हैं। चेंजेस का मतलब कि प्रोटीन्स को फंक्शनल बनाया जाता है। जो राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं ना, और जो प्रोटीन आपकी बॉडी को जरूरत होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं, वो होता है क्या, सिर्फ अमीनो एसिड्स को जोड़ दिया और एक स्ट्रिंग बना दिया, जिसे उन्होंने प्रोटीन मॉलिक्यूल बोल दिया। ऐसे नहीं होता, जो आपकी बॉडी प्रोटीन यूज करती है वो बिल्कुल अलग होता है। तो राइबोसोम में जो प्रोटीन बना है, राइबोसोम वाला प्रोटीन जो बना है, अगर हमें उसको यूजेज वाले प्रोटीन तक ले जाना है, ये टर्म समझ रहे हो, यूजेज प्रोटीन। यूजेज प्रोटीन मतलब ये कोई टर्म नहीं है जो आपको बुक में कहीं मिलेगा, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो प्रोटीन जो हम यूज करेंगे। और राइबोसोम वाला प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो राइबोसोम में बनेगा। ये है तो वही, लेकिन एक बहुत ही अलग फॉर्म में। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। प्रोटीन को फंक्शनल बनाया जाता है। फंक्शनल मतलब टू बी एबल टू यूज इट। और वो कब बनाया जाता है, जब वो सिस्टरने के थ्रू ट्रेवल कर रहा हो। सो दे ट्रेवल थ्रू द सिस्टरने ऑफ रफ ईआर वेयर दे आर मेड फंक्शनल। ओके, यहाँ तक क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी। सही। ओके,
अब इन्होंने ट्रैवल तो कर लिया। अब ये अगला जो स्टेज है ना, वो है रफ ईआर के सिस्टरने में से बाहर निकलना। वो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू, अगर मेरे पास सेल के अंदर कोई चीज है और मुझे इसको सेल के बाहर निकालना है, या अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनेल के अंदर चीज है और उसको एक ऑर्गेनेल में से बाहर निकालना है, तो मैं एक्सोसाइटोसिस करूंगा। तो सिंपली कोई चीज है, उसके अंदर लेट से ये ब्लैक चीज है, मुझे धक्का देके इसको बाहर निकालना है। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस। So similarly, if I wanted to remove the protein from the cisternae, exocytosis would occurs, जो यहाँ पे होता है. So exocytosis occurs involving proteins budding off from RER and travel to Golgi body. Travel to the Golgi body in the form of vesicles. Budding off का मतलब क्या है? बडिंग ऑफ का मतलब ये है कि ये एक एग्जांपल है ऑफ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम्स आ गए। जब प्रोटीन इसके अंदर से ट्रेवल करेगा, यहाँ 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 यहाँ, जब यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये प्रोटीन निकलेगा कैसे? वो निकलेगा एक बॉल की शेप में, एक वेसिकल की शेप में। ये वेसिकल क्या होगा? ये सिस्टरने का ही हिस्सा था पहले, लेकिन क्या हुआ, ये सिस्टरने से अलग हो गया। मतलब कि दिस वाज माय रफिया, यहाँ तक अब लेट से ये राइबोसोम नहीं है, ये प्रोटीन है, जहां तक पहुंच चुका है पूरे सिस्टर्ने में। अब होता ये है कि अब इसको सिस्टर्ने में से बाहर निकलना है। तो ये बाहर निकलेगा किस प्रोसेस के जरिए? एक्सोसाइटोसिस के जरिए। और एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये एक वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकलेगा। वेसिकल क्या था? ये सिस्टर्ने ही था जो अब बॉल शेप का बन चुका है। ये सिस्टर्ने का एक थोड़ा सा पार्ट है विच इज नाउ इन द शेप ऑफ अ बॉल। इस वेसिकल के अंदर प्रोटीन है। So I will say that the proteins have bud off from the RER and they travel to the Golgi body in the form of vesicle. Vesicle कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ बॉल है। It's a ball of cells. Simple. The third stage is the vesicles जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से निकले थे और इन वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन है इस वक्त, they fuse with the Golgi apparatus या the Golgi body and the routine is made functional. अब कुछ आप भी ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे प्रोटीन को फंक्शनल तो हमने ऑलरेडी बना दिया था, तो फिर यहाँ वापस से प्रोटीन को फंक्शनल क्यों बना रहे हैं? प्रोटीन को फंक्शनल यहाँ पे तो हमने बनाया, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीटली फंक्शनल नहीं हो गया ना। ये एक स्टेज है सिर्फ। यहाँ पे ये स्टेज वापस से रिपीट होता है, प्रोटीन को और ज्यादा फंक्शनल बनाया जाता है। और फंक्शनल कैसे बनाया जाता है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। इसके बारे में हम अगली अगली क्लास में बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोरिलेशन। दिस इज द वे बाय विच द प्रोटीन्स आर मेड फंक्शनल, कि उनको यूज करने के काबिल बनाया जा सके। सो द प्रोटीन्स आर फॉस्फोरिलेटेड। अब ये जो फ्यूज वाला वर्ड है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हमने अभी तक देखा कि रफ ईआर था, प्रोटीन जो रफ ईआर के बिल्कुल कोने तक पहुंच चुका था, अब वेसिकल के जरिए बर्ड ऑफ कर गया रफ ईआर से। और ये जो मेरे पास गोल्जी बॉडी है, ये वेसिकल यहाँ पे आया और इसके साथ फ्यूज कर गया। अब प्रोटीन इसके थ्रू जा रही है, 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 और यहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस हो रहा है। द प्रोटीन इज बीइंग फॉस्फोरिलेटेड, द प्रोटीन इज मेड फंक्शनल। जब ये पूरा गोल्जी बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर जाता है, गोल्जी बॉडी के सिस्टरने के थ्रू, ये फंक्शनल फाइनली कंप्लीटली फंक्शनल बन जाता है प्रोटीन। सो नाउ वी से दैट द फंक्शनल प्रोटीन्स
are transported in Golgi vesicles to different parts of the cell. Now, two last things here before we end the class. वो ये कि ये वाले जो वेसिकल्स थे ना, ये वाले वेसिकल्स जो रफ ईयर से निकले थे, और ये गोल्जी वेसिकल्स, ये सेम नहीं है, ये अलग है। ये रफ ईयर में से निकले थे और ये गोल्जी बॉडी में से निकले। ये वाले वेसिकल्स में जो ये हैं, इनमें फंक्शनल, अभी भी कंप्लीटली फंक्शनल प्रोटीन नहीं था। इसके अंदर कंप्लीटली फंक्शनल प्रोटीन है। So the functional proteins are transported to Golgi in Golgi vesicles to different parts of the cell. अब मेरा एक सवाल है, ये गोल्जी बॉडी है मेरे पास, यहाँ प्रोटीन इसकी सिस्टरने के थ्रू ट्रेवल कर रहा था, प्रोटीन यहाँ पे पहुंच गया। अब ये प्रोटीन यहाँ पे है ना इसके सिस्टरने में, ये गोल्जी वेसिकल्स में कैसे आया प्रोटीन एकदम से, किस प्रोसेस के जरिए? बडिंग ऑफ एक्सोसाइटोसिस। बिल्कुल, ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए हुआ। जब एक्सोसाइटोसिस होती है तो फिर जो भी चीज होती है जिसमें से निकल रही होती है उसमें से वो बड ऑफ कर जाती है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ कर गया वेसिकल्स के अंदर, फिर ये गोल्जी बॉडी तक चला गया। जब ये गोल्जी बॉडी पे पहुंचा तो ये गोल्जी बॉडी के साथ फ्यूज हो गया, और फिर प्रोटीन अगेन गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने में ट्रैवल करने लगा। जब ये गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने के एंड में पहुंचा कंप्लीटली फंक्शनल प्रोटीन, उसके बाद ये वापस से गोल्जी बॉडी में से बर्ड ऑफ कर गया। कैसे? एक्सोसाइटोसिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। और गोल्जी वेसिकल्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में ये ट्रैवल करने लगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लो, एंड देन वी एंड द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो बडिंग ऑफ है, या ये मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग इस्तेमाल करनी है या मैं अपनी तरीके की कोई भी वर्डिंग इस्तेमाल कर लूँ, जैसे इजेक्ट करना या कुछ भी। बटिंग ऑफ इतना जरूरी वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस का असल नाम है। मतलब एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस जब होता है तो बर्डिंग ऑफ कह सकते हैं, कट ऑफ कह सकते हैं, इजेक्शन, हाँ इवन दैट्स अ गुड वर्ड, वो भी कह सकते हैं, लेकिन एक्सोसाइटोसिस लिखना जरूरी है। सही है। और कुछ सवाल? और तो नहीं है। चलो सही। फिर अच्छा ये आप बताओ, कल हम एएस केमिस्ट्री से शुरू करें, मतलब आपका स्कूल आगे निकल चुका है, या कल हम इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करें, कल भी बायो की क्लास रखते हैं, जो भी आप बोलो, मसला नहीं है। सही है, मतलब हम इतना आगे तो नहीं गए, हमारा मतलब पहला चैप्टर ही खत्म हुआ है, चैप्टर 2 केमिस्ट्री में। चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, चैप्टर 1 खत्म हुआ है अभी, जो सेल स्ट्रक्चर वाला था। नहीं, केमिस्ट्री में जो हमारा एटम्स का था ना, वो हाँ खत्म वो हो सॉरी, गया है, और एटॉमिक आयनाइजेशन, स्ट्रक्चर। और आयनाइजेशन वाले जो चैप्टर थे, चैप्टर 2 वो खत्म हो गया है उसका मतलब। हाँ मतलब खत्म ही हो गए पिछले हफ्ते। ऑलराइट, तो हम कल ऐसा करते हैं, हम इस ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इसको हम कल पूरा करते हैं। इतनी देर में जो मेरे ये जो नोट्स थे केमिस्ट्री के वो इस वक्त स्कैटर हुए हुए हैं, उनको मैं कंपाइल करता हूँ, और फिर संडे को हम हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास रखते हैं। सही? सही है। चले, बेहतरीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।